मेरे पे इतना पैसा नहीं था कि मैं शहर में आके उसकी अच्छी कोचिंग करूं, लेकिन मैंने ये सोचा कनिष्ठ सहायक फॉरेस्ट गार्ड वगैरह में ना तो मैं फिजिकल के लिए जाऊंगा ना मैं डीबी के लिए जाऊंगा। 8-10 हज़ार में या 15,000 में कुछ नहीं होता आज के ज़माने में। और मैंने खुद के द्वारा पढ़ा क्योंकि मेरे पे उतने फीस देने वगैरह के लिए पैसे नहीं थे। बहुत योगदान है। और मेरे बुआ के लड़के, मेरे भाई, मुझे बहुत गलत फील हुआ कि यार कैसे नहीं हो रहा, तो उसके लिए मैंने फिर मतलब आप ये ऑन कैमरा सच बात कह रहे हैं? सच बात है ये। हेलो एंड नमस्कार, मेरा नाम है मुकुल और आप देख रहे हैं माई टॉक शो। तो आज हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद है, बहुत ही संघर्ष भरी उनकी कहानी रही है और बहुत स्पेशल वो गेस्ट है। तो जैसा कि आपने पिछली वीडियोस को बहुत सारा प्यार दिया है, उम्मीद करता हूं इसी तरीके से आप इस वीडियो को भी प्यार देंगे, अधिक से अधिक शेयर करेंगे और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। तो चलिए आपकी मुलाकात कराता हूँ आज के गेस्ट से। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में। धन्यवाद मुकुल भाई। मेरा नाम मोहित पवार है जी और मैं रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट से हूँ जी, जहाँ मैंने प्रारंभिक शिक्षा अपनी वही बुस्केदार से की जी, जिसके बाद मैंने 10वीं 12वीं जी जीआईसी बुस्केदारी से की जी। और उसके बाद मैंने सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा किया है जी, जो कि मैंने यहीं देहरादून से किया है जी। और जब आपने डिप्लोमा किया है तो उसके बाद आपने ग्रेजुएशन भी की होगी जी, है ना, क्योंकि आप ये स्नातक स्तरीय परीक्षा में उत्तीर्ण कर चुके हैं। तो जब आपने सिविल इंजीनियरिंग करी डिप्लोमा में, तो कहीं ख्याल आया मन में कि यार ये ग्रुप सी की तरफ कहाँ जा रहा हूँ मैं, मुझे तो जेई बनना चाहिए? हाँ, मुझे बिल्कुल ये ख्याल आया कि जेई बनूंगा, सब कुछ अच्छा है उसमें जी। तो फिर ऐसा होता है कि मुझे जाना था सरकारी नौकरी के क्षेत्र में ही जाना था जी, क्योंकि परिवार की स्थिति थोड़ा ऐसी है कि जी, जो होता ही है अमूमन जी जी। तो सरकारी नौकरी में ऐसा लगता है सबको कि इसमें थोड़ा स्टेबिलिटी आ जाती है आदमी के जी उसमें, तो मैं इसलिए सरकारी नौकरी के इसमें आया जी। तो इससे पहले मैंने तैयारी की थी जेई की, तो जहाँ मैं सफल नहीं हो पाया। फिर यहाँ जेई के बहुत कम फॉर्म आते हैं, जिसलिए मैंने वो क्षेत्र छोड़ दिया और मैं यहाँ इस परीक्षा के लिए तैयारी करने बैठ गया जी। जैसा कि आप ऑफ द कैमरा बता रहे थे, जब मेरी आपसे पहले बात हुई थी तो आपने बताया था कि जेई से पहले आप जब आपने पॉलिटेक्निक करा तो आप जॉब भी करते थे। जॉब करने कहाँ गए थे आप? मैं यही करता था, देहरादून में जॉब करता था, कॉन्ट्रैक्टर होते हैं उनके साथ किया जी। फिर मैंने बीच में बैंक में भी जॉब की 1-2 साल जी ऐसी। और फिर उसके बाद मुझे लगा यहाँ तो होगा नहीं जी, क्योंकि 8-10 हज़ार में या 15,000 में कुछ नहीं होता आज के ज़माने में जी। तो इसलिए मैं तैयारी के क्षेत्र में उतरा फिर से। तो जब आप जेई की तैयारी करते थे तो कैसा, मतलब आपने ये ग्रुप सी की तरफ क्यों आए? मतलब होता है ना कि जेई बोलने में भी अच्छा लगता है, आप जेई हो, माँ बाप की एक्सपेक्टेशन होती है कि आपने सिविल इंजीनियरिंग की है तो आपको जेई बनता हुआ देखना चाहते हैं, तो आप इस तरफ कैसे आए? मैं आपको वही बता रहा था कि जेई में मैंने तैयारी की, मैंने एसएससी जेई का दिया, मैंने रेलवे जेई का पेपर दिया, मैंने यहाँ के पेयजल निगम वाला पेपर दिया, तो उसके बाद हुआ नहीं मेरा। तो मुझे ये लगा कि अब मुझे उस क्षेत्र में थोड़ा जाना चाहिए जहाँ वैकेंसी ज़्यादा आती है। तो मुझे यही लगा कि यहाँ अच्छे हैं, पटवारी का है, बीडीओ का है, ज़्यादा मुझे मतलब वैकेंसी ज़्यादा इधर दिखी, इसलिए मैं इधर को आ गया जी। तो आपने बताया, तो वहाँ पर आपको किस तरीके की सक्सेस नहीं मिली? एक होता है ना कि आप पढ़ रहे हो, जैसे कि आपने यहाँ पर बहुत अच्छी रैंक हासिल की, अभी उस पर हम आएंगे आगे। तो वहाँ पर आप मतलब होता है ना कि चीज़ें तो सेम है, पढ़ना तो आपको भले ही सिलेबस अलग हो, लेकिन आपको बैठना वहाँ पर भी है, यहाँ पर भी बैठना है, तो वहाँ पर आपको सक्सेस क्यों नहीं मिली? मुकुल भाई, जैसा आपने बोला कि आपने टेक्निकल में अच्छा कर सकते थे आपने, तो मुकुल भाई मैं ये बोलना चाहता हूँ कि उस टाइम पे मैं जॉब कर रहा था, तो जॉब के साथ मेरी पढ़ाई अच्छी नहीं हो पा रही थी। और दूसरा, मेरे पे इतना पैसा नहीं था कि मैं शहर में आके उसकी अच्छी कोचिंग करूँ, क्योंकि इसकी मोटी खासी फीस भी लगती है इसमें कोचिंगों में, तो इसलिए मेरे से हो नहीं पाया वो। तो फिर उसमें मेरे साथ दूसरी दिक्कत क्या हो रही थी कि लैंग्वेज दिक्कत हो रही थी, पेपर ऑनलाइन आ रहे थे, तो ऑनलाइन पेपर में आता कि इंग्लिश ट्रांसलेट आता है हिंदी में, तो जो मेरे को बहुत डिफिकल्ट पड़ रहा था। और मेरे अच्छे नंबर आए उन पेपर में, ऐसा नहीं, पर मैं मेरिट से नीचे था, इसलिए लास्ट में मुझे लगा कि अपने ग्रुप सी की तरफ देखता हूँ थोड़ा। तो मोहित भाई, जैसा कि आपने बताया कि जेई में आप कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते थे, तो जब ग्रुप सी में आप आए तो यहाँ पर आपने किस माध्यम को चुना? आपने कोचिंग ली या सेल्फ स्टडी करी? मैंने सेल्फ स्टडी की, मैं ऐसी एजुकेशन में लाइब्रेरी ज्वाइन की मैंने, और मैंने खुद के द्वारा पढ़ा, क्योंकि मेरे पे उतने फीस देने वगैरह के लिए पैसे नहीं थे जी जी। बस मैं ये करता था, मैंने एक प्रैक्टिस सेट लगा रखा था जिससे मैं थोड़ा रिवीजन कर लेता था, और उसके बाद मैंने सेल्फ स्टडी की जी। तो हाल ही में आपने जो भी परीक्षाएं हुई हैं, एक बार दर्शकों को, क्योंकि अक्सर दर्शक जानना चाहते हैं, कौन कौन सी परीक्षाएं आपने उत्तीर्ण करी है? मैंने सबसे पहले पटवारी की परीक्षा उत्तीर्ण की, उसके बाद मैंने कनिष्ठ सहायक का पेपर दिया, जिसमें अभी फाइनल मेरिट नहीं आई, पर
लगता है आ जाएगा मेरा नाम। जी, उसके जी। बाद मैंने फॉरेस्ट गार्ड का पेपर दिया, जी। वहाँ भी मेरी मतलब अभी मैरिड में नाम है। और उसके बाद मैंने वीडियो का पेपर दिया, जो अभी हाल में चर्चा का विषय है। जी जी। तो पटवारी आपने कहाँ से दिया था? मैंने पटवारी टिहरी से दिया था, टिहरी से भरा था मैंने फॉर्म। कौन सी रैंक आई आपकी पटवारी? उसमें मेरी ओपन 17 रैंक है। 17 रैंक है। तो अभी हाल ही में स्नातक स्तरीय परीक्षा में आपकी कौन सी रैंक आई? यहाँ मेरी 56 रैंक आई है ओपन में। जी। तो संभवतः यहाँ पर आपने बहुत अच्छा स्कोर करा। तो अक्सर जब आप तैयारी करते हो तो रैंक के बारे में कहीं ख्याल आता है कि यार इस रैंक में मैं आ जाऊंगा? वैसे मैं कभी रैंक के बारे में सोचता नहीं हूँ जी। पर इस बार मैंने थोड़ा सोचा था, क्योंकि मेरा पटवारी का पेपर टिहरी से था जी। और मेरा घर है रुद्रप्रयाग, तो मुझे अपने घर के आसपास जाना था। इसलिए मैं ऐसे सोच रहा था कि इसमें थोड़ा ऊपर मेरी रैंक आ जाए तो मैं अपने रुद्रप्रयाग चले जाऊं, ऐसे मेरा सोचना था। जी। तो जब पटवारी का पेपर हमने देखा, आपने बहुत अच्छी जिक्र करा कि उसमें क्या था, अलग अलग जगह से आप डिस्ट्रिक्ट वाइज फॉर्म भर सकते थे। तो रुद्रप्रयाग छोड़कर आप टिहरी क्यों गए? टिहरी जाने का मेन कारण ये था कि वहाँ वैकेंसी अच्छी थी। जी। क्योंकि मुझे ऐसा लगा, दूसरा मुझे ये लगा कि ये देहरादून से नज़दीक है, अगर हो गया देहरादून के नज़दीक मिल गया तो मैं कर सकता हूँ मैनेज, अपने घर सबको मैनेज कर सकता हूँ, इसलिए मैंने टिहरी से डाला था। वर्तमान में आप तैयारी देहरादून से करते हैं, तो यहाँ पर आप रेंट पे रहते हैं कि फैमिली रहती है? मैं यहाँ पे रेंट पे रहता हूँ जी। और मैं अपनी बहन के साथ रहता हूँ। जी जी। तो जिनका मेरे लिए बहुत सहयोग है, मेरी बहन, मेरे भाई, उन्होंने मेरे को बहुत सहयोग किया है। क्योंकि मुझे खाने बनाने की दिक्कत नहीं हुई, मुझे रहने की दिक्कत नहीं हुई, मुझे सब चीज हाथ पे मिला है। तो इसी का परिणाम आज आपके साथ। मेरी सफलता में उनका बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि उन्होंने मुझे मतलब जैसे अदर काम करने पड़ते हैं लड़कों को, पढ़ाई करनी पड़ती है, मुझे अदर काम नहीं करने पड़े, मुझे सिर्फ पढ़ाई पे फोकस था, तो पढ़ाई पे था। जी। तो जैसा कि आपने बताया बहन, तो परिवार में आपके कितने सदस्य हैं? मेरे मम्मी पापा हैं जी, मेरी एक बहन है और मैं हूँ, मेरे दादा दादी जी हैं। जी। तो पापा आपके जॉब क्या करते हैं? एग्रीकल्चर करते हैं। अच्छा, पापा गांव में कृषि वगैरह करते हैं, बहुत अच्छी। और माता गृहिणी। जी। तो बहन आपके यहाँ पर बता रहे हैं आप, तो वो भी तैयारी करती हैं या फिर जॉब करती है कहीं? नहीं, वो मतलब हाउस वाइफ हैं, वो अपने बच्चों को पढ़ाते हैं। अच्छा अच्छा। एक्चुअली ये मेरी बुआ की लड़की है, मेरी जो खुद की बहन है वो श्रीनगर में रहते हैं। जी जी। तो मेरी बुआ की लड़की है, इतना सपोर्ट करते हैं। तो जी जी। मतलब आपके कहीं ना कहीं जो आप आज यहाँ पर रहे हैं उनका बहुत बड़ा योगदान है। और मेरी बुआ के लड़के मेरे भाई दरअसल बहुत। जी जी। दरअसल यही चीज होती है कि जब आप किसी मुकाम पर पहुंच जाते हैं तो जिन लोगों का योगदान रहा है आप उन्हें भूलना नहीं चाहिए। जैसा कि मोहित भाई आज बहुत अच्छी रैंक के साथ पटवारी ये बन चुके हैं, साथ ही साथ स्नातक स्तरीय में बहुत अच्छी रैंक इनकी है। तो ये अपने उन दिनों को नहीं भूल रहे हैं जिनका इनको सपोर्ट रहा है, चाहे माता पिता का रहा हो, बुआ की लड़की का इन्होंने जिक्र करा कि किस तरीके से, क्योंकि अमूमन हम देखते हैं छात्र जब देहरादून में आता है तैयारी करने तो बहुत चीज़ों में उलझ जाता है, खाना बनाने की दिक्कत होती है, साथ ही साथ कपड़े धोना, अलग अलग काम होते हैं। तो मोहित भाई का जो कहना था, इनकी जो बुआ की लड़की है उनका बहुत सपोर्ट रहा है, हर चीज़ इन्हें हाथ में मिली और इन्होंने पढ़ाई करी। मोहित भाई, पढ़ाई के दौरान जब आप बता रहे हैं सेल्फ स्टडी करी और सेल्फ स्टडी करने के बाद आपकी इतनी अच्छी रैंक माना, मैं मानता हूँ बहुत बड़ी बात है। क्योंकि ऐसा होता है दरअसल इंसान भागता है कोचिंगों की तरफ या फिर वो अलग अलग रास्ते चुनता है। तो जब आप सेल्फ स्टडी करने आए तो किस मतलब आपने तैयारी कैसे करी? मैं शुरुआत में आया था, मैंने हल्का फुल्का पहले पढ़ा था, हिंदी वगैरह मैंने पढ़ी थी। तो मुझे यही लग रहा था कि सीमित साधन है मेरे पे, मुझे खुद करना है। तो मैं आया, मैं लाइब्रेरी में बैठा, मैंने बहुत मेहनत की, तो उसी को मैंने कंटिन्यू किया। जैसे फिर मैंने पेपर दिए, नहीं हुआ, तो जब मैं यहाँ आया तो मैंने सबसे पहले अपना एक टाइम टेबल बनाया जिसमें मैं हर सब्जेक्ट को देता था। जैसे हिंदी हो गया, आपका जीएस हो गया, तो मैं ऐसे ही करता था। मैंने ऐसे ही मैनेज किया, धीरे धीरे वैसे ही दे दिया। जो हम देखते हैं सेल्फ स्टडी अमूमन आप करते हो तो होता है ना कि कोई सब्जेक्ट आपको समझ में नहीं आ रहा है, इसमें दिक्कत आ रही है, तो आपका ऐसा कोई सब्जेक्ट था जिसमें आपको थोड़ा डिफिकल्टी महसूस होती थी? जैसे मैं आया था, मैंने कनिष्ठ सहायक का पेपर दिया था, वहाँ मेरी मतलब पेपर नहीं निकला। तो उस पेपर में मैंने देखा कि मेरी पॉलिटी एक भी सही नहीं थी जी। तो उसके बाद मुझे बहुत गलत फील हुआ कि यार कैसे नहीं हो रहा। तो उसके लिए मैंने क्लास पढ़ी पॉलिटी की, तो जहाँ से मेरे को पॉलिटी में बहुत हेल्प मिली। उसके बाद आज तक लगभग मैंने पॉलिटी हमेशा सही की है कि यही कारण रहा। उसके बाद मेरे सब्जेक्ट अच्छा हो गया था, हर चीज़ अच्छी हो गई थी, तो फिर फायदा मिला उससे। इसके अलावा जब आप पढ़ रहे थे तो अक्सर बच्चों का एक सवाल रहता है कि बुकें आप कौन कौन सी इस्तेमाल करते थे अपनी पढ़ाई के दौरान? अगर मैं इस बारे में बोलूं तो मैं सच बोलता हूं कि मैंने आज तक लूसेंट,
जीएस की, लूसेंट हिंदी और परीक्षा वाणी और थोड़ा हल्का फुल्का बीएसए की बीच का चैप्टर। इसके अलावा मैंने कभी कोई किताब नहीं उठाई। मतलब आप ये ऑन कैमरा सच बात कह रहे हैं? सच बात है, क्योंकि बच्चों को ये लगता है कि आप 56 रैंक आपकी आई है तो आपने बहुत सारी किताबें पढ़ी होंगी। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मेरे कोई भी दोस्त हो, आप पूछ सकते हो, मेरे कमरे पे बड़ी मुश्किल से बहुत कम किताबें मिलती हैं। तो जितने भी व्यूअर देख रहे हैं, एक चीज वो अच्छी तरीके से नोट कर ले, क्योंकि दरअसल हर बच्चा यहाँ पर आता है, उसकी अपनी स्ट्रेटेजी होती है, अपना एक तरीका होता है पढ़ने का। तो मोहित पवार के बारे में ये बता रहे हैं, सेल्फ स्टडी इन्होंने करी और बहुत लिमिटेड बुक से करी है। तो इसी तरीके से आप भी, जितने भी लोग देख रहे हो, आपसे मेरी एक रिक्वेस्ट रहती है हमेशा से कि वीडियो को प्लीज अगर आप देख रहे हो तो लाइक करना बनता है, क्योंकि ऐसी स्ट्रगल स्टोरीज, देखिए आज आप भले ही सुन रहे हो, आप व्यूअर हो, कल के दिन आप भी यहाँ पर बैठे होंगे और आपकी कहानी भी कोई सुन रहा होगा और उससे तमाम जो लोग हैं वो इंस्पायर हो रहे होंगे। तो आपका एक दायित्व बनता है चैनल को सब्सक्राइब करने का और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करने का। मोहित भाई आगे चलते हैं। तो जब आपने इतनी परीक्षाएं उत्तीर्ण करी तो एक होता है ना कि आपका जब माइंडसेट अलग हो जाता है, तो आप अब जो है किस तरफ आप सोच रहे हैं कि मतलब अब मुझे रुक जाना चाहिए या मैं आगे की तैयारी जारी रखूंगा? रुकने का तो अभी सोचा नहीं है, क्योंकि अभी मेरे सोच ये है कि अभी जेई के फॉर्म आने वाले हैं, ड्राफ्टमैन वगैरह के फॉर्म आने, मैं जाऊंगा उसी फील्ड में, अपने टेक्निकल में, क्योंकि वहां मुझे अच्छा लगता है, इसलिए मैंने उसकी तैयारी मतलब पढ़ा है मैंने उसके बारे में, तो मैं उसी क्षेत्र में जाने की कोशिश करूंगा। कोशिश करोगे। तो अभी जब आप वर्तमान में आपने पटवारी निकाला है संभवतः और स्नातक स्तरीय परीक्षा, फॉरेस्ट गार्ड हो गया या खनिज सहायक हो गया, यहाँ पर भी दोनों जगह आपका चयन है, तो इनमें से आपकी जो सबसे पहली प्रेफरेंस रहेगी, मुझे यहाँ जाना चाहिए, वो कौन सी जॉब रहेगी? अभी शायद से मैं बीडीओ की तरफ जाऊंगा, क्योंकि वो मुझे लगता है कि अपने रुद्रप्रयाग में मिल जाएगा, जहां मैं अपने घर वालों को देख सकता हूं। जी, तो यहाँ पर क्या है, बहुत सारे बच्चे भी आपका वीडियो देखेंगे तो खुशी भी जाहिर करेंगे, लेकिन उनका एक सवाल रहेगा, जो दरअसल जिनका पटवारी में चयन नहीं हुआ या पटवारी में हुआ है तो कुछ नंबर से रुक गए या फिर अलग एग्जामों में रुक गए, तो वो आपसे ये चाहेंगे कि आप डीवी ना कराओ। तो उस बारे में आपका उनको कोई संदेश की आप क्या सोच रहे हो उस बारे में? डीवी का मैंने तो यही सोचा है कि पटवारी पहले ज्वाइनिंग होगी तो मुझे जाना पड़ेगा, क्योंकि एक स्टेबिलिटी तो चाहिए जॉब में। जी। और दूसरा उसके बाद मैं बीडीओ पर, लेकिन मैंने ये सोचा है खनिज सहायक, फॉरेस्ट गार्ड वगैरह में ना तो मैं फिजिकल के लिए जाऊंगा ना मैं डीवी के लिए जाऊंगा। वो दो पोस्टों पे मैंने सोचा कि मैं नहीं जाऊंगा। जी बिल्कुल, किसी का भला हो जाए। तो यही अक्सर होता है। देखिए जितने भी स्टूडेंट देख रहे हो, मैं हमेशा से कहता हूँ, मैंने पिछली वीडियोस में भी कहा है, मैं पर्सनली ऐसे बहुत सारे बंदों को जानता हूँ जिनके लगभग 5-5, 6-6 एग्जाम निकले हैं, और उन लोगों की सोच जो रहती है बहुत अच्छी, वो सोच रहती है। आपके लिए आसान होता है वीडियो देखते हुए कमेंट करना कि वहां मत जाओ, यहाँ मत जाओ। जब मोहित बता रहे हैं उनका संघर्ष रहा है, क्योंकि परिवार की स्थिति सबकी बहुत अच्छी नहीं होती है, उसे जहां जाना है वो वहां जाएगा। दरअसल होता यह है कि वो अगले के बारे में भी सोचता है, लेकिन होता है ना कि हम इंसान ही हैं, सबसे पहले हम अपने बारे में सोचते हैं। मोहित भाई दूसरी चीज मैं यहाँ पर ये जानना चाहूंगा कि जब आप लाइब्रेरी गए तो लाइब्रेरी में आपका टाइम टेबल कैसा रहता था? मैं जब सुबह जाता था तो मैं सबसे पहले हिंदी उठाता था, हिंदी उठा दी मैंने, 2 घंटे पढ़ दिया। उसके बाद मैं परीक्षा वाणी वगैरह पढ़ता था उत्तराखंड के लिए, और शाम का टाइम मैं जीएस को देता था, क्योंकि मैंने पहले के पेपरों में देखा था मेरी जीएस बहुत वीक थी, इसलिए मैं जीएस को देखता था। और जैसे रीजनिंग की बात थी तो मैं पहले से मैथ्स बैकग्राउंड से हूँ, तो मुझे कभी दिक्कत आई नहीं उसमें। जी। तो कंप्यूटर और करंट अफेयर का भी एक वेटेज रहता है, इसको कैसे मैनेज करते थे आप? उसको जब हाल फिलहाल यूके एसएससी तो पूछता नहीं था कभी, तो उस टाइम पे तो मैं कभी पढ़ता नहीं था, पर लेकिन जब मैं यूके पीएससी की तरफ आया, मुझे लगा कि इसमें वेटेज है करंट अफेयर वगैरह का, तो मैं ज्यादातर उत्कर्ष की क्लासेस पढ़ता था। जो डेली बेसिस, हाँ वो डेली बेसिस पे उसी को पढ़ता था। जी। तो जब आप बता रहे हैं सब्जेक्ट को आप 2-2 घंटे पढ़ते थे, तो इस दौरान आपने देखा होगा कि अक्सर होता है ना कि आपके मन में भी, जैसे आपने बताया पहले जेई करते थे, तो कभी ऐसा ख्याल आता था कि यार यहाँ तो एग्जाम हो नहीं रहे हैं, टाइम पर रिजल्ट नहीं आ रहा है, तो मैं नहीं करता हूँ एग्जाम की तैयारी। तो ऐसा कभी डिमोटिवेट हुए आप अपने लाइफ में? डिमोटिवेट तो होता था मैं, पर लेकिन वापस मुड़ने का कोई सवाल नहीं था, क्योंकि एक तो घर से कमजोर थे, फिर मैं यहाँ आया तैयारी के लिए, और अगर मैं हार के चले जाता तो क्या मतलब अपने गांव आसपास जो लोग ताने मारते हैं पहले, उन्हें क्या बताता। पहले लोग इस उम्र में पहले ही बोलते थे शादी कर ले, क्या है सरकारी नौकरी में। तो फिर वहां वापस जाता तो मतलब आप लेकर ही कुछ जाएंगे, अभी जाएंगे। आपने जैसी 5-6 परीक्षाएं निकाली सेल्फ स्टडी से, तो क्या एक मूल मंत्र रहा आपका जो मतलब आपको इस तरफ इतनी परीक्षाएं निकाली? क्योंकि अमूमन बच्चे कोचिंग करने के बावजूद इतनी परीक्षाएं नहीं निकाल पा रहे हैं। हमने देखा है अक्सर बहुत से छात्र ऐसे होंगे जो वीडियो देख रहे होंगे, एक आध नंबरों से उनका रुक रहा होगा, या फिर काफी मेहनत के बाद उन्हें चीजें नहीं मिल रही है। तो आपका क्या मूल मंत्र ऐसा रहा? आप अगर मेहनत करते हो, आप सच्चे दिल से पढ़ते हो, तो आपका सिलेक्शन होना ही है जी, चाहे आप कुछ भी कर लो। जी। और यही मंत्र है मेरा तो जी, कि मेहनत करो बस। जी।
मोहित भाई एक और सवाल, जब आपने वीडियो का पेपर इस बार दिया, पिछली बार भी दिया होगा, पिछली बार आप सिलेक्टेड थे? पिछली बार मेरा सिलेक्शन रुक गया था 1-2 नंबर से, मेरे 71 पॉइंट कुछ नंबर थे उस बार। अच्छा, पिछली बार आपका सिलेक्शन नहीं हुआ था और इस बार आपकी इतनी अच्छी रैंक आई है। तो पिछली बार का जब पेपर आपने देखा और इस बार का देखा, दोनों पेपर में अंतर काफी था, तो किस तरीके से आपने इस बार के पेपर को मतलब टैकल करा, कैसा लगा आपको पेपर? पिछली बार जब पेपर हुआ था तो उस टाइम पे 1 लाइनर टाइप के क्वेश्चन आते थे जो अच्छे होते हैं, आसान होते करने में जी। तो उस बार थोड़ा कम नंबर इसलिए आई थी क्योंकि मेरी तैयारी नहीं थी। और इस बार क्या था कि इस बार ऑप्शनल क्वेश्चन थे, थोड़ा घुमावदार क्वेश्चन थे, तो इसमें अब मुझे एक्सपीरियंस अच्छा हो गया था क्योंकि जब आपके एक पेपर अच्छा जाता है तो आप उसके आदी हो जाते हो सही करने के। तो वही मेरे को था कि हल्का मेरे कॉन्सेप्ट सही थे, तो इसलिए मैं इस पेपर में बेहतर करके आया। जी। मोहित भाई, जैसा कि आपने बताया आप आगे जेईई की तैयारी जारी रखेंगे, तो आप अब सरकारी सेवाओं में चले जाएंगे, तो उस दौरान जब आपको काफ़ी चैलेंजेस रहेंगे जॉब के दौरान, होता है ना कि आप सरकारी जॉब कर रहे हो और आपकी चाहत भी यही है कि आप अपने जो नेटिव प्लेस है गांव में उस साइड आपकी जॉब लगे ताकि आप अपने माता पिता का जो है ध्यान भी रख पाएं। तो कैसे मैनेज करेंगे आप अपने आप को कि आपको जेईई की पढ़ाई भी करनी है और फिर आपको जॉब भी करनी है? मेरा पहले से ये रहा है कि मैं सुबह उठने का आदी रहा हूँ कि मैं सुबह उठ जाता हूँ 4-5 बजे। तो यहाँ भी मेरा वही रहेगा कि सुबह 4-5 बजे उठ गया, अपने 8 बजे तक पढ़ लिया, उसके बाद अपना ऑफिस वगैरह, और शाम को अपने घर चले जाए तो घर वालों के साथ टाइम स्पेंड। जी। मोहित भाई, जैसा कि आपने यूकेपीएससी ने जो परीक्षाएं कराई थी, कनिष्ठ सहायक आपने उत्तीर्ण करी, साथ ही साथ फॉरेस्ट गार्ड उत्तीर्ण करी, और यूकेएसएससी ने जो पेपर कराया वीडियो वीपीडीओ, और यूकेपीएससी ने पटवारी करवाया, तो इन दोनों जो आयोग है, इन दोनों में डिफरेंस कैसा रहा और कैसा लगा आपको? मुझे दोनों आयोग सही है वैसे, पर लेकिन मुझे यूकेपीएससी थोड़ा आसान लगा पेपर निकालना, क्योंकि वहाँ आपको पहले से पता होता है कि आपकी करंट अफेयर 7-8 नंबर की आएगी, जो आप आसानी से कवर कर सकते हो। तो वहाँ थोड़ा मुझे आसानी रही। फिर उसकी हिंदी सरल आती थी जो डिफिकल्ट नहीं थी, तो इसलिए वहाँ आसान था। यहाँ क्या है कि यहाँ हिंदी भी बहुत टफ आती है, फिर यहाँ आपको पता नहीं होता, करंट आती नहीं, आपको पता नहीं होता पेपर कहाँ से आ जाए, कैसा बन जाए, तो इसलिए मुझे थोड़ा यूकेपीएससी अच्छा लगा पेपर निकालने के मामले में। एक और जो यूकेएसएससी ने नई पहल शुरू करी है, रीजनल क्वेश्चन वो डाल रहा है। जैसे आपने इस बार देखा होगा वीडियो के पेपर में गढ़वाली लोकगीति आई थी या कुमाऊनी आई थी, तो वो कैसी पहल है आयोग की, मतलब वो होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? अगर मैं अपने से कहूँ तो होनी चाहिए, क्योंकि हमें बढ़ाना चाहिए अपने मतलब अपनी संस्कृति, अपने आसपास की बोली भाषा को हमें बढ़ाना चाहिए। ये बहुत अच्छी पहल है, बहुत अच्छी पहल है। तो जितने भी व्यूअर ये वीडियो देख रहे हैं, आप लोगों से एक मेरी स्पेशल रिक्वेस्ट हमेशा रहती है, क्योंकि दरअसल यहाँ पर ये मंच इसीलिए खोला गया है, माई टॉक शो इसका नाम है। यहाँ पर हमने शुरुआत अभी टॉपर से की है, आने वाले टाइम पर आप देखेंगे बहुत सारी पर्सनैलिटीज होती हैं, अलग अलग फील्ड। ऐसा नहीं है कि एजुकेशन सेक्टर से ही हो, वो तमाम सोशल मीडिया सेक्टर से हो सकते हैं, या फिर इन्फ्लुएंसर हो सकते हैं, या फिर कोई भी जो उत्तराखंड में फेमस पर्सनैलिटीज हैं, उन लोगों को हम आप तक लाएंगे और उनकी संघर्ष भरी कहानी आपको सुनाएंगे। तो आपका एक दायित्व बनता है कि चैनल को अधिक से अधिक जो है शेयर करें, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो अंत में मैं मोहित भाई से जब बातचीत खत्म के दौरान एक सवाल पूछना चाहूंगा जो अक्सर बच्चों का रहता है। मोहित भाई, आपने देखा होगा कि अक्सर आपने तो खुद सेल्फ स्टडी कर इतनी अच्छी रैंक हासिल करी, तो बहुत सारे बच्चे आपको देखकर भी इंस्पायर होंगे, या फिर बहुत सारे बच्चे आपको देखने के बाद एक मोटिवेशन उन्हें मिलेगा कि किस तरीके से सरकारी सेवाओं में आना है। तो उनके लिए आपका एक क्या मैसेज रहेगा? पहला तो मेरा मैसेज ये रहेगा कि जैसे कि कोई नया बच्चा तैयारी में आ रहा है, तो सबसे पहले तो मैं उसे बोलूँगा कि जो तुम्हारा सिलेबस है उसे पूरा करें। उसके बाद मतलब प्रॉपर अगर आप पढ़ाई करोगे, क्लास लेनी जरूरी होती है, क्योंकि किसी सब्जेक्ट को आपको समझना है, तो उसके लिए प्रॉपर आप अपनी क्लासें लें। अगर वो पूरी हो जाती हैं, उसके बाद अपनी जो बेसिक बुकें हैं उनका रिविजन करते रहें और इस पर अपनी पकड़ मजबूत बनाते रहें। और वैसे भी आसानी से सफलता तो मिलने वाली नहीं है, सफलता के लिए धैर्य बनाना बहुत ज़रूरी है। जब तक आपके अंदर धैर्य नहीं होगा तब तक आप कभी सफलता प्राप्त नहीं कर सकते हो। इसलिए मैं यही कहूँगा कि आप अपने अंदर धैर्य बनाए रखें और मेहनत करते रहिए, क्योंकि खुद ऐसा नहीं है कि मुझे पहले ही पेपर में सफलता मिली, मुझे भी 10-11 पेपर लग गए पेपर निकालने में। तो इसलिए मैं आपको यही बोलूँगा कि धैर्य बना के रखें आप। मोहित भाई, बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। उम्मीद करते हैं कि अगली बार जब आप जेईई का पेपर निकालें तब आपसे अगली मुलाकात करेंगे। धन्यवाद मुकुल भाई। तो इसी तरीके से देखते रहिए माई टॉक शो और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। आप देख रहे थे माई टॉक शो।